और भारत को आज़ाद कराना है। तो अब भारत को आज़ाद कराना है तो किसी न किसी को बुलाना पड़ेगा, तो किसको बुलाएंगे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का आगमन होता है 9 जनवरी 1915। ठीक है, कहाँ से आते हैं? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी आते हैं भारत। तो ये अपना राजनीतिक गुरु किसको बना चुके थे साउथ अफ्रीका में? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, अपना राजनीतिक गुरु बना चुके थे। तो जब भारत आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक नरमवादी कांग्रेस के नेता रहते हैं। तो उन्हें सजेशन देते हैं कि आप पहले भारत को समझना है तो एक बार भारत घूम लो। ठीक है, तो महात्मा गांधी 1 साल तक भारत घूमते हैं। ठीक है, अब महात्मा गांधी आ गए ना भारत, तो अब यहाँ से भारत में आज़ादी की जो लड़ाई है वो शुरू हो गई। ठीक है, उन्नीस 1915 में महात्मा गांधी आते हैं। तो भारत में आज़ादी की जो लड़ाई होती है वो कांग्रेस नामक संगठन के तले होती है। एक कांग्रेस रहता है और एक रहता है मुस्लिम लीग। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी वो ह्यूम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का गठन किया जाता है और इसी के तले भारत में आज़ादी की जो लड़ाई है वो लड़ी जाती है। 1915 में जब गांधी आते हैं तो भारत भ्रमण करते हैं। फिर 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसकी अधिवेशन जो होती है उसको वार्षिक बैठक जो होता है कांग्रेस का, हर साल इसका बैठक होता है, उसको बोलते हैं अधिवेशन। ठीक है, तो कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कब होता है? महात्मा गांधी 15 में आते हैं तो 16 में अधिवेशन होता है। 15 में भी हुआ रहता है, लेकिन महात्मा गांधी उसी समय आ रहते हैं तो हिस्सा नहीं लेते। तो लखनऊ में अधिवेशन होता है, अलग अलग जगह में अधिवेशन होता है। तो लखनऊ में 1916 का अधिवेशन होता है। इसमें अंबिका चरण मजूमदार जो व्यक्ति थे वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ गांधी जी जाते हैं, कहाँ? लखनऊ जाते हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति से इसकी मुलाकात होती है, उसका नाम है राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल से गांधी की मुलाकात होती है, कहाँ? लखनऊ अधिवेशन में। तो राजकुमार शुक्ल कहाँ के रहते हैं? चंपारण के। ठीक है, चंपारण क्षेत्र जो है वहाँ से कौन रहते हैं? राजकुमार शुक्ल। तो गांधी जी को बताते हैं कि यहाँ एक अंग्रेज़ों का कानून चलता है, उसे बोलते हैं 3 काठिया पद्धति। मतलब एकड़ समझते हो? 1 एकड़ भूमि मापने का जो पैमाना है, 1 एकड़ में 20 काठा होता है। ठीक है, 20 काठा। तो उसमें 20 काठा में 3 काठा में अंग्रेज़ों जो वाला यहाँ के जो जनता थी उसको 3 काठा में नील उत्पादन के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, तो नील उत्पादन करते थे कौन? यहाँ के जो किसान थे। तो उससे भूमि बंजर हो जाती थी। ठीक है, नील उत्पादन से भूमि बंजर हो जाती थी। तो यहाँ के किसान तो इसका विरोध करते थे और अंग्रेज इसका दाम भी कम देते थे। तो बंजर भूमि के डर से जो भारतीय किसान थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भूमि बंजर हो जाती थी। इसे कहते हैं 3 कठिया पद्धति। तो राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी को बताते हैं। कब बताते हैं? 1916 में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। तो गांधी फिर कहाँ जाते हैं? चंपारण। ठीक है, गांधी चंपारण जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो 3 पठिया पद्धति है उसमें अंग्रेज बहुत शोषण कर रहे हैं, किसका? किसान का। ठीक है, तो गांधी यहाँ जाके सत्याग्रह करते हैं और ये 3 कठिया दो पद्धति है जो 20 काठा में 3 काठा का जो नियम था अंग्रेजों द्वारा उसको समाप्त करवाते हैं। तो ये गांधी का क्या था? पहला सत्याग्रह। गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, जो 1917। 16 में कहाँ हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो 1 साल बाद गांधी जाते हैं 1917। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब 1918 में जाते हैं। 1918 में एक जगह थी, जगह का नाम थे
सब सुने होंगे, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद सुने हो, गुजरात में एक जगह है। तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन हो जाता है। अहमदाबाद में 1918 में प्लेग फैला रहता है, प्लेग नाम की बीमारी फैल जाती है। ठीक है, अहमदाबाद में प्लेग बीमारी फैल जाते हैं, तो यहाँ के जो मिल के जो मजदूर थे वो अपने अपने जगह चल देते हैं। जैसे अभी कोरोना फैला था तो सब जो बाहर काम करने वाले थे अपने अपने घर चल दिए थे। ठीक है, तो वैसे 1918 में जब प्लेग फैलता है तो लोग अपने अपने घर चल देते हैं। तो मिल का मालिक जो है, जो मिल का मालिक है, कहाँ, अहमदाबाद मिल का जो मालिक है, वो लोगों को 50% बोनस का लालच देके वापस बुला लेते हैं। कहाँ, अहमदाबाद। तो लोग चल देते हैं। लोग क्या है, ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सके, जो मजदूर वर्ग रहता है वो अपने कमाई का हिस्सा ज़्यादा बचा नहीं पाता है, तो कहाँ चल देते हैं फिर से, अहमदाबाद। तो वहाँ जाते हैं और जो मालिक है वो अपने वादा से मुकर जाता है, 50% वो बोनस नहीं देता। ठीक है, तो लोग महात्मा गांधी से परिचित हो चुके थे। महात्मा गांधी आके चंपारण में सत्याग्रह करके आंदोलन को सफल कराया था। अहमदाबाद में मजदूर चल देते हैं, पलायन कर लेते हैं, फिर से 50% के लालच में आ जाते हैं। कब, 1918 में। लेकिन जो मालिक है वो अपने बात से मुकर जाता है और मजदूर जो वहाँ के आंदोलन कर देते हैं। कहाँ के मजदूर, अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन करते हैं। ठीक है, तो ये जो मालिक है कहाँ का, अहमदाबाद मिल का जो मालिक है, वो कहाँ से मजदूर बुला लेता है, मुंबई से। इन लोग को बोलते हैं कि अपने मैं 50% नहीं दूंगा, मैं बाहर से मजदूर बुलवा लेता हूँ करके। तो कहाँ से मजदूर बुलाते हैं, मुंबई से। तो जैसे ही पता चलता है गांधी जी को कि यहाँ मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है करके, तो गांधी जी आते हैं। ठीक है, 1918 में गांधी जी का आगमन होता है कहाँ, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में गांधी आके अनशन करते हैं। ठीक है, सत्याग्रह करते हैं। तो अब इसको मजदूर जो है गांधी को बोलते हैं कि हमें 50% नहीं चाहिए, हमें 35% दिला दो। कितना, 35% बोनस दिला दो। तो गांधी जी जो है बात करते हैं किससे, मिल मालिक से। मिल मालिक से गांधी बात करते हैं। तो मालिक बोलता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, पहले बात कितने का हुआ रहता है, 50 का, इसके द्वारा, मिल मालिक के द्वारा। लेकिन जो अनशन करते हैं गांधी जी, तो मजदूर बोलते हैं कि अपन को 35% ही दिला दो। तो गांधी जी बात करते हैं किससे, मिल मालिक से। तो मिल मालिक जो है 20% के लिए मानते हैं कि मैं 20% दूंगा। ठीक है, तो जो मजदूर जो है, मजदूर बोले रहते हैं कितना, 35, और गांधी जी बात करते हैं तो मालिक कितना बोलते हैं, 20। तो गांधी जी को कमीशन खोर बोल देते हैं। कौन, मजदूर। ठीक है, मजदूर इसको कमीशन खोर बोल देते हैं। तो गांधी जी आ जाता है गुस्सा और फिर से बैठ जाते हैं कहाँ, धरने पे। अहमदाबाद मिल के सामने फिर से धरने पे बैठ जाते हैं। अब गांधी जी मिल मालिक को बोलते हैं कि 35%, या तो यहाँ मिल मालिक कितना दे रहा था, 20। अब गांधी बोलते हैं कि मेरे को 35% बोनस चाहिए, या फिर जो सैलरी है, जो इन लोगों की जो दैनिक सैलरी थी, इसकी मजदूर की, उसमें 35% का बढ़ोतरी कर दो। ठीक है, तो अब मिल मालिक इससे गुस्सा हो जाते हैं, किससे, गांधी से। लेकिन गांधी जी यहाँ पर भूख हड़ताल कर देते हैं। गांधी जी भूख हड़ताल कर देते हैं, तो उससे डर जाते हैं। कौन, जो मिल के मालिक थे, क्योंकि वो अंग्रेज थे। ठीक है, तो 35% हो जो उसकी दैनिक, ये 35% बोनस और 35% वेतन की बढ़ोतरी का प्रावधान था। दोनों में से एक करना था। तो मालिक बोलता है कि अगर मैं 35% अभी अगर इसको बोनस दे दूंगा, फिर ये बाद में फिर बढ़ाने के लिए नाटक करेंगे, तो ये 35% जो है बढ़ोतरी मान लिया जाता है। तो ये महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल था। उसमें केवल धरने में बैठे थे। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था, सत्याग्रह था वो। ये महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल। ठीक है, कौन सा, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन कब हुआ था, 1918। ठीक है, और ये समझ आ गया, इसमें कुछ डाउट। और यहाँ से अहमदाबाद से कुछ दूरी पर क्या है, खेड़ा नामक जगह है। ठीक है,
तो गांधी जी अहमदाबाद का जो केस निपटा के कहाँ जाते हैं, खेड़ा। 1918 में गांधी कहाँ पहुँच जाते हैं, खेड़ा। तो खेड़ा का क्या था कि यहाँ किसानों की 70% फसल बर्बाद हो चुकी थी। तो अंग्रेजी नियम के अनुसार जिस किसी किसान का 50% से ज़्यादा अगर फसल नुकसान हो जाता है तो उसको कर जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था, मतलब नहीं देने का रहता था। लेकिन यहाँ अंग्रेज जो हैं 70% खराब हो जाने के बाद भी कर मांगते हैं। तो यहाँ के जो नागरिक थे, कहाँ के, खेड़ा के, तो इतने डरे रहते हैं कि गांधी जी के आने से पहले इन लोग पूरा अंग्रेज को देने के लिए तैयार रहते हैं कि पूरा का पूरा ले लो, अब लोग कैसे भी जीवन यापन कर लेंगे। जैसे ही बात गांधी जी को पता चलती है, गांधी जी आते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, खेड़ा। और खेड़ा में सत्याग्रह करके ये जो है एक बात करते हैं गांधी की, जिन किसानों का फसल खराब हुआ है उन लोग टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि सबका तो एक नहीं रहता। तो जिन किसानों का खराब नहीं हुआ है उन लोग क्या देंगे, टैक्स। तो यहाँ कई लोग जो है गांधी का विरोध, अब जिसका फसल खराब हुआ है तो गांधी को अच्छा मानेंगे, और जिसका खराब नहीं हुआ है उन लोग गांधी को बेकार समझ, ठीक है, बुरा भला बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो गांधी का सफल आंदोलन में गिना जाता है, कौन सा, खेड़ा। 1917 चंपारण, 1918 अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, ठीक है, और 1918 खेड़ा, ठीक है। अब 1917 1918 हो गया। गांधी कब आए, 15, 16 में लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद, 18 में और खेड़ा, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है कौन सा, 1919। 1919 में अंग्रेजों का एक कानून आता है जिसे अपन कहते हैं रोलेट एक्ट। सर सिडनी रोलेट इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको रोलेट एक्ट कहते हैं। ये एक प्रकार का, इसे कहते हैं बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील, इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों को छूट दिया गया था कि जो भारत में क्रांतिकारी है, जो भारत में क्रांतिकारी हो, उसको बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के आप गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हो, ठीक है। तो इसके माध्यम से महात्मा गांधी को भी 1919 में जेल में डाल दिया गया, ठीक है। अब एक घटना हुई, ये जो घटना है वो मुख्य रूप से पंजाब प्रांत में फैला हुआ था। पंजाब प्रांत में, ये अपना जो भारत है, पहले ये भी भारत था, ये भी भारत था, ठीक है, ये पूरा भारत था। तो यहाँ पास का जो राज्य है उसको बोलते थे पंजाब, ठीक है। तो ये पूरा पंजाब राज्य में ये घटना फैली हुई थी और यहीं से उसका सूत्रपात भी हुआ था, किसका, रोलेट एक्ट का। तो पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे, ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक थे डॉक्टर सत्यपाल। दो फेमस नेता थे, कहाँ के, पंजाब के, ठीक है। पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। तो इन दोनों को भी इस एक्ट के माध्यम से, कौन था, रोलेट एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इन लोग भी क्या थे, क्रांतिकारी थे, भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो 1919 में इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। क्या था, बैसाखी का दिन। जैसे अपन नवाखाई मनाते हैं ना, फसल नया जब कटता है तो उसको अपन पहले अपने देवी देवताओं को खिला के अपन खाते हैं। तो वैसे ही जब गेहूं कटता है, कहाँ, पंजाब में, तो बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। तो कौन सा दिन था, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। और जलियांवाला बाग एक मैदान था, बाग से स्पष्ट हो रहा है, जलियांवाला एक मैदान था, ठीक है। 3 तरफ से घिरा हुआ था और एक तरफ उसका जाने का रास्ता है, बीच में कुआं था। तो इधर शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। कैसी सभा, शांतिपूर्ण सभा, और बिना कोई हथियार के। जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का जो गिरफ्तारी हुआ है उसके बारे में शांतिपूर्ण सभा कहाँ चल रही थी, जलियांवाला में, जलियांवाला बाग में, ठीक है, जलियांवाला बाग में सभा चल रही। तो ये खबर किसको मिली, अंग्रेज अधिकारी को, जिसका नाम था जनरल ओ डायर, ठीक है, जनरल ओ डायर, जो पंजाब प्रांत का जनरल था। उसको मिली खबर कि
यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से, रोलेट एक्ट के माध्यम से कोई भी, जैसे अपन बोलते हैं ना आज एक जगह नहीं रहना, क्या बोलते हैं, धारा 144, तो यही समझो कि एक जगह 4 से 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना है। तो यहाँ पास 1919 में जो रोलेट एक्ट आया था उसके अधिनियम से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो यहाँ 12 से 1500 लोग इकट्ठा हो चुके थे। कहाँ? बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला बाग में जब इकट्ठा हुए लोग, तो जनरल ओ डायर को पता चला, ठीक है, तो जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर मार दो सबको करके, ठीक है। तो जनरल आर डायर गया और यहाँ से 3 तरफ तो घिरा हुआ था, तो एक तरफ जो बचा था वहाँ पूरा अपना सैनिक लगा के अंधाधुन गोली बरसाई, ठीक है, जिसमें से अंग्रेज़ों का रिपोर्ट, अंग्रेज़ों ने इसकी ये जो घटना हुआ उसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का आयोजन किया। हंटर कमीशन बनाया। कौन सा कमीशन? तो हंटर कमीशन ने कहा कि 379 लोग मरे हैं। और इसके बाद, मतलब इसी के पैरेलल हंटर कमीशन किसकी रिपोर्ट के लिए? जलियांवाला जो बाग हुआ था उसकी जांच के लिए हंटर कमीशन किसने आयोजित किया? अंग्रेज़ों ने। और इसने बताया कि 379 लोग मारे जा चुके हैं और उसको मेडल दिया। किसको? जनरल ओ डायर। जब जनरल ओ डायर कहाँ गया? समुद्र के रास्ते से इंग्लैंड गया, तो वहाँ उसे सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद इसी के पैरेलल भारतीयों ने इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई, मदन मोहन मालवीय समिति। इन्होंने इसकी कड़ी निंदा की और इन्होंने बताया कि 1200 लोग मारे गए, ठीक है। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा दिया हुआ कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। किसने? महात्मा गांधी ने। गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी, ठीक है। और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसको क्या बोलते थे? सर रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी, ठीक है। और जो ये रोलेट एक्ट था उसे काला कानून बोला गया, ठीक है। अपन फिर से कर रहे थे 1915 गांधी का आगमन, 1916 लखनऊ अधिवेशन, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए, 1917 चंपारण, 1918 अहमदाबाद और 1918 खेड़ा, ठीक है। और 1918 है ये 1919 में क्या हुआ था? रोलेट एक्ट और इसी के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। अब 1919 में एक और घटना होगी, खिलाफत आंदोलन होता है। अपन पढ़े कि 1885 में क्या संगठन बना था? कांग्रेस। ये अपन जितना भी पढ़े किसके पढ़े? कांग्रेस का। अब अपन 1906 में मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग का गठन होता है। किसका? मुस्लिम लीग का, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है कब से? 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। तो इसमें दो रहते हैं, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन रहता है? इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, रूस, इटली और अमेरिका। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन रहते हैं? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इसको ऑस्ट्रेलिया प्लस हंगरी भी बोलते थे, ठीक है। ऑस्ट्रिया प्लस हंगरी पहले दोनों एक ही देश थे, ठीक है। और जर्मनी, ये दोनों जो है ये धुरी राष्ट्र के मेन देश थे। और इसमें 5 देश और भी देश शामिल थे, लेकिन ये 5 प्रमुख है।
तो इंग्लैंड का जो राजा था, जो भारत में शासन कर रहा था, उन्होंने भारत के मुसलमानों से वादा किया था कि अगर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो टर्की नामक देश था, इसको अपन ऑटोमन साम्राज्य बोलते थे, ऑटोमन साम्राज्य में एक टर्की नामक देश था, ठीक है। उसमें मुस्लिमों का धर्मगुरु, जिसे अपन बोलते हैं खलीफा, मुस्लिम धर्मगुरु को क्या बोलते हैं? खलीफा। तो खलीफा का जो पद है उसे अपन कुछ नुकसान नहीं करेंगे और टर्की का विभाजन नहीं करेंगे। कौन बोलता है? इंग्लैंड वाले बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भारत के मुसलमान को, ठीक है। तो भारत के मुसलमान लगभग 1914 से 1918 के बीच होने वाले प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देते हैं, ठीक है। तो विश्व युद्ध खत्म होता है 1918 में। तो अंग्रेजों से उम्मीद रहती है, किसको? मुसलमानों को और सभी भारतीयों को, कि कुछ अच्छा होगा करके। तो 1919 में जो है रॉलेट एक्ट ला के और काला कानून ला के आदमियों को, मतलब जो देश के नागरिक थे उसको और भड़का देते हैं अंग्रेजों अपने प्रति ही खुद, ठीक है। तो उसके बाद खिलाफत आंदोलन होता है, क्योंकि 1918 में जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो जो मित्र राष्ट्र, कौन कौन से पढ़े अपन? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इटली और अमेरिका, ठीक है। जो पांचों राज्य हैं वो 1918 में जैसे युद्ध खत्म होता है, जो टर्की है उसका आपस में बंटवारा कर लेते हैं, आधा आधा क्षेत्र, जितना अपना अपना क्षेत्र बांट लेते हैं। और यहाँ का जो खलीफा रहता है उसको वहाँ से भगा देते हैं। कहाँ से? टर्की से। तो यहाँ पास खिलाफत आंदोलन कौन चालू करता है? भारत के मुसलमान, भारत के जो मुस्लिम थे वो खिलाफत आंदोलन चालू करता है, ठीक है, 1919 में। क्योंकि 1918 में युद्ध खत्म हुआ और 1918 में इन लोग आपस में बंटवारा कर लिए, जबकि बोले थे कि बंटवारा नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1919 में शुरू होता है खिलाफत आंदोलन। तो इसमें महात्मा गांधी भी हिस्सा लेते हैं। महात्मा गांधी भी इससे हिस्सा लेते हैं, किसमें? खिलाफत आंदोलन में। तो ये मुस्लिमों का खिलाफत आंदोलन जो है सफल हो जाता है। और ये जो तुर्की जो था उसके विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और यहाँ खलीफा का पद तो समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ एक राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति का पद लाया जाता है, ठीक। खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन तुर्की का विभाजन जो ये रहते हैं, ये पांचों देश मिलकर उसको रद्द कर दिया जाता है और खिलाफत आंदोलन जो है भारत में सफल हो जाता है, ठीक है, 1919। अब 1919 के बाद आ जाते हैं 1920, ठीक है। ये जो आंदोलन हो रहा था, लगातार आंदोलन हो रहा था 1917, 18, 19, ठीक है, लगातार सफल आंदोलन हो रहा था। उसे देखकर अंग्रेज जो है महात्मा गांधी को जेल में डाल देते हैं। कब? 1920 को। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है जिसे बोलते हैं असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है 1920 में। और महात्मा गांधी ये कमिटमेंट करते हैं, बोल देते हैं देशवासियों को, अगर एक साल तक अपन अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना है, तो अगर एक साल तक अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि पूरा संसाधन भारत का था और उसका साथ कौन दे रहे थे? भारतीय साथ दे रहे थे अंग्रेजों का। तो महात्मा गांधी एक साल का आह्वान करते हैं और देखते देखते 1921, 1922 कुछ नहीं होता और महात्मा गांधी को फाइनली 22 में जेल में डाल दिया जाता है। क्यों जेल में डाल दिया जाता है? 1919 में जाता है जेल, छूट जाता है, ये दोबारा जेल जाते हैं। कई बार जेल जाते हैं ना भाई, ऐसे थोड़ी नहीं कि एक ही बार जेल गए तो छूटे नहीं, ठीक है। अभी 1920 देखते हैं। 1920 में एक साल का गांधी कमिटमेंट किए कि एक साल में अपना देश आज़ाद हो जाएगा। क्या करने से आज़ाद हो जाएगा? असहयोग, मतलब अंग्रेजों को सहयोग नहीं करने से हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ क्या? नहीं हुआ। 1921 आ गया। अब उसके बाद 1922 आ गया। देखते देखते लोग
भड़क उठे महात्मा गांधी के खिलाफ और आंदोलन और तीव्र हो गया। तो 1922 में चौरी चौरा नामक जगह में, चौरी चौरा जो गोरखपुर के पास है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, वहाँ पास क्रांतिकारी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? आंदोलन करने। तो उसकी जो सामना हुआ किससे हो गया? पुलिस लोग से हो गया। ठीक है, कहाँ की पुलिस? चौरा चौरी की पुलिस, चौरा चौरी के जो पुलिस है उससे। तो क्रांतिकारियों ने पुलिस वाले को बंधक बनाकर जेल में डाल दिया। ठीक है, कितने पुलिस वाले थे? 22 पुलिस वाले। 22 पुलिस वालों को बंधक बनाकर जेल में डाल दिया और जेल को मिट्टी तेल छिड़क के आग के हवाले कर दिए। तो 22 पुलिस वाले जो थे जिंदा जलाए गए थे। कब? 1922 में, चौरा चौरी नामक जगह में 1922 में 22 लोगों को जिंदा जला दिया। 22 कौन थे? पुलिस वाले थे। तो इस घटना से महात्मा गांधी इतना दुखी हुए कि उन्होंने जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। जब इसको स्थगित किया गया तो सब जो जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, मोतीलाल नेहरू से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना और सभी लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, अब स्थगित कर दिया गया। तो यहाँ पास 2 सालों से जो ये आंदोलन चल रहा था वो बहुत भयानक रूप, मतलब पूरा भारत में फैल चुका था ये आंदोलन, और इन वक्त में महात्मा गांधी ने बंद कर दिया। तो यहाँ पास और विद्रोह भड़क गया। तो अंग्रेज इसको संभाल नहीं पाया और महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। कब? 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी को 6 वर्ष की कैद में डाल दिया गया। किस जुर्म में? कि हिंसा फैला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं करके। ठीक है, क्योंकि जब महात्मा गांधी स्थगित किए तो लोगों में जो आक्रोश था वो बाहर आया और महात्मा गांधी को इसी की सज़ा मिली कि उन्होंने हिंसा फैलाई है करके 1922 में 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। ठीक है, अब जब 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिए जाते हैं तो 22 और 6 कितना होता है? अच्छा, 22 और 6 कितना होगा जी? 1922 और 6 28 होता है। लेकिन 1924 में महात्मा गांधी की तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि वो एकदम ऊपर जाने की स्थिति में आ गया था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने देखा कि महात्मा गांधी अब नहीं बचेंगे, इस स्थिति में है, तो जेल में अगर मर जाएंगे तो बवाल हो जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने 1924 में महात्मा गांधी को छोड़ दिया। ठीक है, 1924 में छोड़ने के बाद महात्मा गांधी 2-4 महीने में एकदम खड़े हो गए और बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1924 में। कहाँ? बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम कहाँ है? केरल में एक जगह है। बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता कर लिए। ठीक है, ये पहला और एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। कौन सा? बेलगाम अधिवेशन 1924। ठीक है, और 1924 भी हो गया। अब आते हैं 1927। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो समाप्त होने के साथ पूरे भारतीयों को और मुसलमानों को सबको आशा थी कि भारत के लिए कुछ अच्छा कदम उठाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें 1919 में एक अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, उसमें कुछ खास बात नहीं था। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा कहा गया था 1919 में कि इस अधिनियम की अवधि को बढ़ाने के लिए, या बोला जाए कि इस अधिनियम की बुराइयों को जो है उसको हटाने के लिए 10 साल के भीतर एक और अधिनियम लाया जाएगा। ठीक है, तो उसी का परिणाम था कि 1927 में एक कमेटी बनाया गया। ठीक है, क्या कमेटी बनाया गया? साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927 में। कहाँ किया गया? ब्रिटेन में। ठीक है, और भारत आगमन हुआ इसका 1928। अब पहले तो हवाई जहाज नहीं था, इससे आते से समुद्री मार्ग से, तो महीनों लग जाता था। ठीक है, तो 1928 में लोग कहाँ आया? भारत। तो इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। और 7 के साथ वो क्या थे? ब्रिटेन के थे। ठीक है, अगर कोई भारत में कानून बनाने आ रहा है तो ब्रिटेन के कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जो यहाँ का जो है वातावरण उसको कौन समझ सकता है? जो यहाँ के लोकल है।
क्योंकि ब्रिटेन के लोग तो वहाँ अपने वेशभूषा में पड़े हैं, तो वहाँ वो लोग अपना समझेंगे। तो यही कह कर कि ये सातों विदेशी हैं कर इसका विरोध हुआ। तो साइमन वापस जाओ के नारे लगे, जगह जगह इसका विरोध हुआ, काले झंडे दिखाया गया, ठीक है, सभी लोगों ने इसका विरोध किया। 1928 में जब ये भारत आया तो बर्कन हेड जो भारत सचिव थे, बर्कन हेड जो भारत सचिव थे, ठीक है, बर्कन हेड ने कांग्रेस के नेताओं को बुलाया कि हम लोग अगर भारत को कुछ कानून बनाने के लिए, मतलब भारत में कुछ कानून बना रहे हैं तो उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग खुद अपना कानून बना लो। तो कानून बनाने का जिम्मा कांग्रेस किसे सौंपती है? मोतीलाल नेहरू। ये पंडित चाचा जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू को बर्कन हेड बोलता है कि आप एक ऐसा कानून बनाओ जिसे आपके पूरे भारतीय माने, अगर पूरे भारतीय मानेंगे आपका कानून तो मैं आपके कानून को मान्यता दे दूंगा, ठीक है, ये कमीशन को रद्द कर दूंगा। कौन बोलता है? भारत सचिव जो है बर्कन हेड, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू कानून बनाता है, कानून बनाता है कौन? मोतीलाल नेहरू। तो अब ये कानून बना के कहाँ जाते हैं? बर्कन हेड के पास जाते हैं जो भारत के राज्य सचिव थे। अब बर्कन हेड पूछता है कि कौन कौन माने कौन कौन नहीं माने, तो ये बोलते हैं सभी लोग मान गए हैं, केवल मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के नेता थे वो नहीं माने थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो नहीं माने थे तो इसको भगा देते हैं। कौन? भारत सचिव जो थे, कौन थे? बर्कन हेड। ऊपर से जा रहे हैं, समझ आ रहा है ना? तो बर्कन हेड जो है मोतीलाल नेहरू को भगा देते हैं कि जब आप ही लोग का देश है, आप ही लोग यहाँ पर कानून बना रहे हो, ठीक है, आप ही लोग का देश है, आप ही लोग यहाँ कानून बना रहे हैं और आप ही लोग को कानून को जो है आप ही के देश के नागरिक नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जिन्ना भी भारत का नागरिक था, तो हम लोग कैसे मान लें? ये करके इसको भगा देते हैं, ठीक है। कब? 1928 में। और इसमें एक बात ये रहती है कि डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहकर हमें राज्य बना दो और ब्रिटिश शासन के अंदर रहकर अपना शासन करेंगे, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेट की प्रमुखता से मांग की जाती है, किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। इसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू द्वारा। और इसके एक साल बाद 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? इसके सुपुत्र कौन? चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है, तो अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित नेहरू। और लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर देते हैं कि बोलते हैं अब हमें अंग्रेजों के अंदर रह के काम नहीं करना है, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। कौन मांग करता है? और ये पास हो जाता है। कहाँ से पास होता है? कांग्रेस के अधिवेशन से। अब आते हैं 1930। महात्मा गांधी जो थे 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, 1930 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो इसको 11 सूत्रीय मांग देते हैं, अपना मांग रखते हैं। कौन? महात्मा गांधी 11 मांग रखते हैं महात्मा गांधी। तो जो इरविन थे इन्होंने महात्मा गांधी के जो मांग थे उसको नहीं माना, नहीं मानते हैं। तो महात्मा गांधी अपना साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा निकालता है, पैदल यात्रा, ठीक है। इसे बोलते हैं दांडी यात्रा 1930। और दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं, क्योंकि जब 1930 से पहले भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। वो नमक कहाँ से लेते थे? अंग्रेजों से, अंग्रेज व्यापारी से, ठीक है। अभी तो नमक कोई भी बना सकता है, कोई भी बेच सकता है, तो नमक बनाने का अधिकार नहीं था। तो 1930 में महात्मा गांधी साबरमती से दांडी की ओर पैदल कूच किए और नमक कानून तोड़ा। और यहीं से ही गांधी ने अपन बीच 1922 में क्या पढ़े थे? असहयोग, ठीक है।
और यहाँ क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा, ठीक है। 1922 में क्या किए थे, असहयोग किए थे, कांग्रेस को सहयोग नहीं करना है। अब क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा। सविनय मतलब विनम्रता पूर्वक इसके आज्ञा का विखंडन करेंगे, अवज्ञा करेंगे मतलब पालन नहीं करेंगे, ठीक है। 1930 कहाँ से, दांडी से सविनय अवज्ञा की शुरुआत, ठीक है। अब सविनय अवज्ञा शुरू हो गया 1930 में, और लगातार गांधी और अन्य भारतीय नेताओं का जो आंदोलन है वो सफलता पाते जा रहा है। तो इससे कौन डर गए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो भारत के संबंध में कानून बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आवेदन करते हैं। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करती है कौन, ब्रिटेन में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और ये कहाँ होता है, ब्रिटेन के लंदन में, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1930 में। तो महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, इधर सविनय अवज्ञा कर रहे थे, तो महात्मा गांधी नहीं जाते, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कि ये प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था 1930 का वो असफल रहा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन थी, कांग्रेस, और कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन थे, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इधर क्या कर रहे थे, सविनय अवज्ञा कर रहे थे, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। तो 1930 में नहीं गए, ठीक है। फिर आता है 1931। तो भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जिसे ही महात्मा गांधी 11 सूत्री मांग सौंपे रहते हैं, लेकिन नहीं मानते हैं। तो गांधी ने यात्रा शुरू करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे, ठीक है। तो उसके बाद इरविन से गांधी का बात होता है। किस लिए बात होता है कि आप कहाँ जाइए, लंदन। क्यों जाइए लंदन, गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए और भारत के संबंध में कानून बनाइए, ठीक है। कब बात होता है ये, 1931 में, ठीक है। 1931 में गांधी और इरविन का बात होता है, ठीक। ये बात कहाँ होता है, गांधी और इरविन का। गांधी जी कहाँ है, भारत में है, और इरविन भारत के वायसराय है। तो ये बात दिल्ली में होता है, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। 1931 का दिल्ली पैक्ट, ठीक है, समझ आया यहाँ से। इरविन, गांधी और इरविन का दिल्ली में समझौता हुआ, उसे कहते हैं इरविन गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट, ठीक है। तो अब गांधी जी कुछ शर्तों के मान गए। क्या मान गए, गांधी जी के शर्तों को इरविन मान गए कि जो अंग्रेजों ने जो भारतीयों को जबरदस्ती गिरफ्तार किए थे उसको छोड़ने का प्रस्ताव माने, ठीक है। उसमें लेकिन यहीं पर गांधी का विरोध होता है, क्योंकि गांधी यहाँ चाहते तो सरदार भगत सिंह को छुड़वा सकते थे, क्योंकि इरविन का मजबूरी था कि कहाँ, गांधी को कहाँ भेजना, लंदन गोलमेज सम्मेलन के लिए भेजना, क्योंकि यहाँ कौन आयोजित कर रहा था इसको, ब्रिटेन का पीएम, प्रधानमंत्री, ठीक है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत के लिए कानून बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर रहा था, और भारत का सबसे प्रमुख आदमी कौन था, महात्मा गांधी। वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया, तो ये असफल हो गया। तो इरविन के ऊपर इतना दबाव था कि इरविन अगर यहाँ भेजना चाहते महात्मा गांधी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, तो गांधी की हर बात माननी पड़ती, ठीक है। तो महात्मा गांधी से चूक हो गई कि सरदार भगत सिंह का जो फांसी था वो कैंसिल नहीं करा सके, ठीक है। तो महात्मा गांधी की इसी के लिए बहुत आलोचना होती है। तो गांधी और इरविन का दिल्ली समझौता हुआ, दिल्ली पैक्ट। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, और 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी भाग लिए, ठीक है। गांधी कहाँ गए, एस राजपूताना नामक जहाज में बैठकर, एस राजपूताना नामक जहाज में बैठकर, पानी जहाज में बैठकर कहाँ गए, लंदन गए। और जैसे ही लंदन पहुंचे तो गांधी जी का अपमान हुआ। कौन किया,
क्या नाम बोली? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, ठीक है। विंस्टन चर्चिल जो है यहाँ के, कहाँ के? ब्रिटेन के, ब्रिटेन के विपक्ष के नेता थे। एक पक्ष में होता है उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं या राष्ट्रपति बोलते हैं, और एक विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। विंस्टन चर्चिल तो थे विपक्ष के नेता थे, तो इन्होंने गांधी को क्या कहा? अर्धनग्न फकीर कहकर आलोचना की कि ये तो आधा नंगा है, ऐसे करके कि गांधी धोती पहनते थे, ऊपर अपना बनियाल पहन के चले जाते थे कहीं भी, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी को क्या कहा? अर्धनग्न फकीर, ठीक है। अब जैसे ही ये गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि दलितों के लिए अलग से पंचांग, मतलब एक दलितों को अलग क्षेत्र दिया जाएगा, वहाँ उन्हीं लोग अपने आपस में चुनाव करेंगे। तो ये बात सुनते ही, दलित पंचांग सुनते ही गांधी जी वहाँ से भाग के आ गए। कहाँ गए? भारत, ठीक है। गांधी जी जब भारत आए, कब आए? 1931 में ही गांधी जी भाग के भारत आ गए, ठीक है। उसके बाद 1932 में फिर से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ भी गांधी जी नहीं गए, ठीक है। कुछ समय पश्चात गांधी को फिर छोड़ दिया गया, क्योंकि अब ये जो गोलमेज सम्मेलन था वो लगभग असफल रहा, क्योंकि भारत के जो बड़े पार्टी थी कांग्रेस, उसके जो प्रमुख व्यक्ति थे, कौन? महात्मा गांधी, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और महात्मा गांधी को कहाँ डाल दिया? पुणे के यरवदा जेल में डाल दिया गया, ठीक है। महात्मा गांधी को पुणे के यरवदा जेल में डाल दिया गया। और ये जो 1930, 1931 और 1932 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। और ये जैसे ही दलितों का बात आया तो दलितों का, ये खुद दलित थे, तो ये राजी हो गया। कौन राजी हो गया? भीमराव अंबेडकर। और महात्मा गांधी राजी नहीं थे तो भग के आ गए। तो जैसे ही ये सम्मेलन खत्म हुआ, यरवदा जेल में अंबेडकर और गांधी की मुलाकात हुई। और यरवदा जेल कहाँ है? पुणे में। तो पुणे पैक्ट बोलते हैं इसको, पुणे पैक्ट। पैक्ट मतलब गांधी और अंबेडकर के बीच बातचीत हुआ कि अपन गांधी जी इसको एक नाम दे दिए, दलितों को हरिजन नाम दे दिए। हरिजन मतलब, हरि मतलब भगवान, जन मतलब पुत्र, भगवान का पुत्र हरिजन, इसको दलित को। और दलित को अपने साथ रखने का प्रयास कौन किया? महात्मा गांधी। और अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पुणे पैक्ट हुआ। ये पुणे पैक्ट किस बात को लेकर हुआ था? यही दलितों को, दलित का जो पंचांग था जो महात्मा गांधी भग के आए थे, उसी के चर्चा के लिए ये दलित जो पंचांग था उसी का बात करने के लिए BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में गए। उसे बोलते हैं पुणे पैक्ट, ठीक है। अपन कहाँ पहुँच गया? 1932, ठीक है। अब फिर से याद करूँ, 1927 में किसका गठन हुआ था? साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन कहाँ आया था? भारत, 1928 में, ठीक है। तो ये जो साइमन कमीशन थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1930 में, ठीक है। 1930 में रिपोर्ट किसको सौंपी? वायसराय को। तो भारत के वायसराय से उसको इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इन लोग चले गए। कहाँ चल दिए? लंदन, अपना ब्रिटेन। तो 1928 का जो साइमन कमीशन था उसी का जो रिपोर्ट था वो 1935 का अधिनियम बन के भारत में आया। इसको बोलते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, ये वही रिपोर्ट था जो भारतीय विरोध कर रहे थे। कौन सा? साइमन कमीशन वाला रिपोर्ट था। और 1935 में ये भारत शासन अधिनियम के रूप में आया और इसमें बहुत सारे प्रावधान थे। अभी जो अपन संविधान देखते हैं, भारत का संविधान, उसमें 1935 का लगभग 85% हिस्सा शामिल किया गया।
मतलब अपन जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, तो साइमन कमीशन ने जो जो बात बोली वो हमारे वर्तमान भारत के संविधान में 85% है, ठीक है। और केवल 15% को बनाने में भारतीयों ने लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लिया है। संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है, केवल 15% को बनाने के लिए। और जो अपन विरोध कर रहे थे किसका, साइमन कमीशन का, उसका 85% भाग हमारे संविधान में आज भी उसी रूप में मौजूद है, ठीक है। इसमें एक ये हुआ कि भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया, ठीक है। भारत से बर्मा को अलग कर दिया कब, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। ये इसके और 85% हिस्सा हम लोगों ने ग्रहण किया है। कहाँ से, भारत शासन अधिनियम से। और ये भारत शासन अधिनियम कहाँ का था, कौन सा कमेटी का था, साइमन कमीशन, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, 2 और है, एक 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद 1946 कैबिनेट मिशन। 1942 में महात्मा गांधी बोलते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा देते हैं, ठीक है। अब या तो आज़ादी लेकर रहेंगे या मर के रहेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो कब, 1942। 1946 में अब दूसरा विश्व युद्ध होता है, कब से कब तक होता है, 1939 से 45, ठीक है। तो अंग्रेज तृतीय विश्व युद्ध में बिजी रहते हैं, ठीक है। तो 42 में भारत छोड़ो आंदोलन कौन करता है, महात्मा गांधी के आह्वान से करो या मरो का नारा देते हैं। और जैसे ही ब्रिटेन युद्ध में, मतलब युद्ध खत्म होता है, ब्रिटेन घोषणा करता है कि अपन 1948 तक भारत छोड़ देंगे, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन लाता है भारत। कैबिनेट मिशन क्यों आता है भारत को, भारतीयों को प्रशासनिक क्षमता सिखाने के लिए कैबिनेट मिशन आता है भारत। और 1946 में ही अंतरिम सरकार बनाया जाता है। इसके अंतरिम सरकार में भी प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और पूरा एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है अंतरिम सरकार का। और फाइनली 15 अगस्त को आज़ादी मिल जाती है, ठीक है। भारत आज़ाद हो गया अपना। और यहाँ तक का अपना सिलेबस में है, कहाँ तक का, ये जो भारत छोड़ो है इस थोड़ा सा मेंशन हुआ है, और एक कैबिनेट मिशन थोड़ा सा, और बाकी जो अपन डिटेल से पढ़े उसमें बीच बीच का पॉइंट है। एक इसमें है कि अवध का एक व्यक्ति था रामचंद्र, ये वहाँ किसान आंदोलन चला रहा था। कहाँ, अवध का था तो कहाँ चलाएगा, अवध में। किसानों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर रहा था। कौन कर रहा था, रामचंद्र। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रामचंद्र कौन से आंदोलन से थे करके। तो किसान आंदोलन से थे। कौन से किसान आंदोलन से, अवध के किसान आंदोलन। अवध का है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और बाकी हो गया बाकी। 1915 महात्मा गांधी का भारत आगमन, ठीक है। 1916 लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में मिलते हैं कुछ राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के बारे में बताते हैं, किसको, महात्मा गांधी को। 1917 महात्मा गांधी का चंपारण अधिवेशन, जो महात्मा गांधी का पहला सफल अधिवेशन था। 1918 महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को सफलतापूर्वक किया गया, जो महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल था। महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल 1918। और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा नामक जगह में सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। उसके बाद 1919 में 3 घटनाएं हुई भारत के इतिहास में। 1919 में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला जो घटा था रोलेट एक्ट, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के जो कानून, इसे काला कानून बोला गया। 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें 1200 लोगों की मारे जाने की खबर मदन मोहन मालवीय, जो भारतीय कमेटी से, उसने बताया। फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन। फिर 1920 महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरा चौरी कांड के जो घटना हुई, इसके द्वारा महात्मा गांधी ने असहयोग को स्थगित कर दिया। उसके बाद 1927 में
साइमन कमीशन का गठन कहाँ? इंग्लैंड में। 1928 में साइमन कमीशन में 7 सदस्य जो सभी इंग्लैंड के थे। 1928 में ही साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने सौंपी, उसे वायसराय ने अमान्य कर दिया। फिर 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा। 1930 सविनय अवज्ञा, गांधी जी के साबरमती आश्रम से दांडी की ओर प्रस्थान और दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और वहीं से सविनय अवज्ञा की शुरुआत। 1935 भारत शासन अधिनियम और भारत शासन अधिनियम से बर्मा भारत से अलग और भारत शासन अधिनियम से ही 85% भारतीय संविधान जो वर्तमान में उसका भाग ग्रहण किया गया। कहाँ से? 1935 के अधिनियम से। उसके बाद 1942 भारत छोड़ो, 1946 कैबिनेट मिशन और 15 अगस्त 1947 भारत फाइनली आज़ाद हो गया।